नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को स्थापित किया गया है और ये न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए 3 पिलर्स माने जाते हैं, जिनमें से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय ये 3 स्तंभ हैं जिन पर न्याय का आदर्श पूरी तरह से टिका हुआ है। और इन सब में सबसे अहम है सामाजिक न्याय। व्यक्ति के विकास के लिए जितने भी समान अवसर हैं वो दिए जाने की व्यवस्था है और साथ ही व्यक्ति के गरिमापूर्ण सम्मानपूर्वक जीवन जीने की व्यवस्था संविधान करता है। हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी को व्यक्तित्व विकास के समान अवसर दिए जाएं। और इसी तरह की सोच पर आधारित है हमारे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसमें हर तबके को न्याय मिले यही प्राथमिकता तय की गई है। कानून प्रवर्तन की अनेकों एजेंसीज हैं जो कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए और दोषी को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं और यही हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का सिस्टम है। आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन की क्या भूमिका है, किस तरह से अदालतों में अभियोजन न्याय के लिए काम करते हैं, पीड़ित को न्याय दिलाने में किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और सबसे अहम आम लोगों को प्रोसिक्यूशन से जुड़ी कितनी सारी जानकारी होनी चाहिए, इन सभी बातों के इर्द गिर्द आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं रवि शर्मा जी। आप सेक्रेटरी लॉ हैं एंड डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। रवि शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ, सर से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी रवि शर्मा जी कि हम देख रहे हैं एक चेंजिंग सिनेरियो, हम देख रहे हैं हमारा जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो भी बदल रहा है और अपराधों का नया दौर भी हम देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम भी बढ़ गया है। तो इस चेंजिंग सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं बतौर जुडिशियल ऑफिसर? अगर मैं बात करूं तो आप इस सिस्टम को कैसे देखते हैं और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको आम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखिएगा, समय के साथ में जो चीज़ें बदलती हैं उसके अनुसार व्यवस्थाओं में भी बदलाव की आवश्यकता होती है जी। पिछले कुछ दशकों के अंदर अपराध की जो गति है और जो उसका तरीका है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया है। अब जो अपराध हो रहे हैं वो तकनीकी आधारित अपराध हो रहे हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है कि इसी प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं कानून के विभिन्न प्रावधानों के अंदर की जाएं। जहाँ तक मेरे अनुभव का प्रश्न है, मैं ये महसूस करता हूँ कि सरकारों की ओर से जिस प्रकार से अपराधों की प्रकृति के अंदर परिवर्तन हुआ है उसी के अनुरूप कानूनों के अंदर भी परिवर्तन लगातार किए जा रहे हैं। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए अभी जो 3 आपराधिक विधियाँ केंद्र सरकार लेकर के आई है उसका मंतव्य भी बेसिकली यही है कि जल्दी अनुसंधान हो, जल्दी से विचारण हो और अपराधी यदि कोई है तो उसे जल्दी से जल्दी दंडित किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम बात आपने कही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1 साल पूरा हो गया है नए कानूनों को लागू हुए। 1 जुलाई 2024 से कानून हमारे देश में नए लागू हुए हैं, BNS, BSS और BSA। और हम देख रहे हैं आपराधिक न्याय प्रणाली में सामाजिक न्याय के जो कॉन्सेप्ट को सबसे प्राथमिकता पर रखा गया है। त्वरित और समयबद्ध न्याय, यही धारणा है नए कानूनों की और नए कानून पहले से ज्यादा सख्त भी हो गए हैं। सामाजिक न्याय के कुछ कॉन्सेप्ट की अगर प्रावधानों की हम बात करें जो हमारे संविधान में दिए गए हैं तो दर्शकों की जानकारी के लिए उन्हें हम बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा जो कि सामाजिक न्याय पर आधारित है उसमें इसका दर्शन हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में सम्मान के साथ जीवन जीने की आजादी है और साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान भी किया गया है। इसी तरह से नीति निदेशक तत्वों में भी सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है, चाहे वो अनुच्छेद 38 हो, 39 हो या 39A। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए हैं। सर, ये प्रावधान वो हैं जिससे आम नागरिक सुरक्षित महसूस करता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी हम इन प्रावधानों को कह सकते हैं। हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पे आते हैं क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका है न्याय मिलने में मदद करना। तो इस प्रक्रिया में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कैसे अपना रोल अदा करता है? देखिएगा, भारत में जो आपराधिक न्याय से संबंधित व्यवस्था संविधान के तहत में लाई गई है जी। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि
जो भी अपराध किया जा रहा है वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं मानते हुए उसे समाज के विरुद्ध माना गया है। इसी संदर्भ में ये सुनिश्चित किया गया है कि पीड़ित के साथ में यदि कोई आपराधिक घटना हुई है तो उसके संबंध में तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां जो है वो स्टेट के द्वारा वहन की जाए। आपने देखा होगा कि जब कोई आपराधिक घटना होती है तो परिवादी के द्वारा पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। उसके बाद का सारा काम पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, अनुसंधान को यथाशीघ्र पूरा किया जाता है। तो ये सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसी व्यक्ति के साथ यदि कोई अपराध हुआ है और उसके अनुसंधान की आवश्यकता है तब वह कार्य पुलिस करे। पुलिस का कार्य जब अनुसंधान पूरा होने के पश्चात कंप्लीट होता है तब वो आरोप पत्र के रूप में या अंतिम प्रतिवेदन, जिसे हम सामान्य बोलचाल में एफआर कहते हैं, वो न्यायालय में पेश होती है। न्यायालय में पेश होने की जब स्थिति आती है तब अभियोजन का सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट पुलिस के द्वारा सीधे न्यायालयों में पेश नहीं किए जाते हैं, बल्कि उसे प्रोसिक्यूटर के माध्यम से ही न्यायालयों के अंदर पेश किया जाता है। उसका एक कारण ये रहता है कि पुलिस के द्वारा जो कुछ भी बात न्यायालय के समक्ष कही जाने वाली है वो कानूनी आधारों पर कितनी खरी है, उसका संप्रेषण, उसका विश्लेषण अभियोजन के जो अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम अभियोजन अधिकारी कहते हैं, वो करें और उसके अनुसार जो कानून में जो व्यवस्थाएं दी गई है वो अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रखें। पुलिस के अधिकारी चूंकि कानून से इतने ज्यादा वाकिफ नहीं होते हैं जितने कि विधि अधिकारी होने के नाते, कानून के स्नातक होने के नाते अभियोजन अधिकारी होते हैं, तो जो कुछ भी पुलिस का केस है उसे वो कानून के नजरिए से न्यायालय के अंदर पेश करने का बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति का कार्य करते हैं। जी जी जी, बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की बहुत अहम भूमिका है। आम लोग जिस तरह से हम सरकारी वकील का एक कॉन्सेप्ट सुनते हैं कि सरकारी वकील होते हैं जो कि पीड़ित की मदद करते हैं, तो ये वही सरकारी वकील हैं जिन्हें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से जानते हैं। नए कानूनों में अभियोजन से जुड़े कुछ प्रावधान किए गए हैं, प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनकी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। नए कानून की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे कानून के प्रावधान ऐसे हैं। बीएनएसएस की हम बात करेंगे, 2023 जो कानून है उसमें सेक्शन 478 और 496, ये दो ऐसे प्रावधान हैं जो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या बेल से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें प्रोसिक्यूशन की भूमिका का इसमें जिक्र किया गया है। बीएनएस 23 में सेक्शन 62, सेक्शन 103 एंड सेक्शन 352, ये तीन ऐसे सेक्शन हैं जो कि प्रोसिक्यूशन का जो भी प्रोसेस होता है या प्रोसिक्यूटर का जो रोल होता है उसकी भूमिका से संबंधित है। सर, प्रोसिक्यूटर्स की भूमिका की जैसे आपने बात की, कई बार हम देखते हैं प्रोसिक्यूटर्स की अकाउंटेबिलिटी या उनकी जो इंडिपेंडेंसी है उस पर भी बात करने की जरूरत होती है, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिएगा, एक अच्छे और प्रभावी अभियोजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अभियोजन जो विभाग है वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। 1973 में जब दंड प्रक्रिया संहिता लाई गई थी तब ये सुनिश्चित करने का पहली बार बहुत ठोस प्रयास हुआ था कि पुलिस एजेंसी और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज अलग अलग हों और वो अलग अलग जगहों से नियंत्रित हों। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंदर जो व्यवस्था की थी उसमें अभियोजन विभाग को पुलिस से अलग करके एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, स्वतंत्र विभाग के रूप में बनाया था। 1974 में राजस्थान के अंदर सबसे पहले मैं समझता हूं कि जो राज्य हिंदुस्तान में रहे हैं जिन्होंने अभियोजन विभाग को पूर्ण स्वायत्तता और स्वतंत्रता दी थी, उसमें से राजस्थान एक है। और उसकी स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए निदेशक अभियोजन का जो पद है वो एक जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को सौंपा गया था। सरकार का ये मानना था और जो दंड प्रक्रिया संहिता की भावना भी थी कि अभियोजन विभाग के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो अभियोजन अधिकारी हैं, वो चूंकि कोर्ट के अंदर पैरवी करते हैं, लिहाजा उनके कामों को एक जिला जज स्तर का अधिकारी जो बहुत लंबी सेवा के बाद में इस पद पे आता है उसे बहुत अच्छी तरह से जानकारी होती है। और इसके अलावा ये माना जाता है कि यदि किसी न्यायिक अधिकारी का पदस्थापन ऐसी जगह पे किया जाता है जो कार्यालय विभागाध्यक्ष की श्रेणी में आता है, तो ये माना जाता है कि ये इंडिपेंडेंटली चीजों को आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान में यही व्यवस्था 1974 से चल रही है। नए जो आपराधिक कानून आए हैं
उसके अंदर उस व्यवस्था को और बेहतर करने के विभिन्न प्रावधान किए गए हैं और उसके तहत में राजस्थान का अभियोजन विभाग जो है वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी भूमिका को अदा कर रहा है। जी जी, बहुत ही अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। दर्शकों को बताना चाहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत अहम डिपार्टमेंट है। ये अभियोजन विभाग इसे कहा जाता है हिंदी में। 1 अप्रैल 1974 से पहले ये पुलिस विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन 1 अप्रैल 1974 से ये पुलिस विभाग से स्वतंत्र एक अलग विभाग बना दिया गया। और मुख्य रूप से इस विभाग की, जैसा कि सर ने बताया है, राज्य सरकार की पैरवी करना इस विभाग का मुख्य काम होता है। और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो मुकदमों की पैरवी करते हैं, पीड़ित को न्याय दिलाते हैं और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने में सबसे बड़ा रोल वो प्रोसिक्यूटर का होता है। और प्रोसिक्यूटर्स की मॉनिटरिंग के लिए प्रोसिक्यूटर के जो प्रोसिक्यूशन के जो ऑफिसर्स हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच मौजूद हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रवि शर्मा जी। सर, आपको 32 सालों से भी ज्यादा का अनुभव है न्यायिक क्षेत्र में काम करने का। अनेकों चैलेंजेस आपने देखे होंगे। क्या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के सामने भी कोई चैलेंजेस आते हैं? एक जो सबसे बड़ा चैलेंज हम देखते हैं न्यायिक प्रक्रिया में, पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो कोई चैलेंज अगर ऐसा है जो डिपार्टमेंट फेस करता है तो वो जानना चाहेंगे हम। देखिएगा, मैं ये मानता हूँ कि शासकीय व्यवस्था के अंदर चैलेंजेस लगभग सभी विभागों के सामने हैं। अगर मैं अभियोजन की बात ना करूँ, चाहे मैं चिकित्सा विभाग की बात करूँ, चाहे मैं शिक्षा विभाग की बात करूँ, चैलेंजेस सभी के सामने हैं। बिल्कुल। लेकिन यदि मैं इनकी तुलना करूँ तो मेरा ये मानना है कि अभियोजन विभाग के सामने तुलनात्मक रूप से चुनौतियाँ कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि इनका कार्य, मैं ये मानता हूं कि जो भी व्यवस्था सरकारों के द्वारा कायम की गई है उसमें न्यायालय के समक्ष राज्य के पक्ष को रखना, या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उस पीड़ित और दुखी व्यक्ति के भावों को रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। जहां तक लंबित मुकदमों का सवाल है, ये संख्या वास्तव में काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि 2024 में 1 जुलाई से जो नए आपराधिक कानून आए हैं उसके बाद में स्थितियों में परिवर्तन होगा। इसके लिए मैं ये सोचता हूं कि राज्य सरकार भी बहुत गंभीर प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से ट्रायल के दौरान में एविडेंस रिकॉर्डिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, आदि ऐसे पहलू हैं जिससे मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में पेंडेंसी पे किसी हद तक नियंत्रण अवश्य पाया जाएगा। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है, जिसमें पुलिस विभाग के अंदर पद बढ़ाए जाने चाहिए जिससे कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो। कोर्ट्स की संख्या भी आबादी के अनुसार, अपराध के अनुसार बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो। और मुझे उम्मीद है कि ये काम जल्दी ही होगा। बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं। दर्शकों को एक डेटा हम बताना चाहेंगे जो कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का डेटा है, और ये हमारे राजस्थान के लिए एक खुशी की बात भी है कि जो नई टेक्नोलॉजी जो जुडिशियल सिस्टम में यूज हो रही है उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो राजस्थान का, उसी का डेटा है। ई प्रोसिक्यूशन में 2021 में जो मामले 83,000 समथिंग जो मामले थे, 2024 में वो बढ़कर 8 लाख हो गए हैं। और वीसी की जो रवि शर्मा जी बात कर रहे हैं, 2021 में मात्र 40 वीसी करवाई गई थी प्रोसिक्यूशन के जरिए। 2024 में ये बढ़कर लगभग 4,400 से ज्यादा हो गई है। सर, ई प्रोसिक्यूशन के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है ई प्रोसिक्यूशन, हमारे आम दर्शकों के लिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के तहत में ICJS जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें 5 पिलर्स काम कर रहे हैं। कोर्ट्स काम कर रही हैं ई कोर्ट्स के माध्यम से, FSL काम कर रहा है EFSL के माध्यम से, जेल कर रहा है ई प्रिजन के माध्यम से, प्रोसिक्यूशन कर रहा है ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से, पुलिस CCTNS के माध्यम से काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सोचना था कि ये 5 सिस्टम चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के इंटीग्रेटेड पार्ट हैं, ऐसी स्थिति में इनको आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान, डाटा का आदान प्रदान एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये ई प्लेटफॉर्म्स जो हैं तैयार किए गए थे।
ई प्रोसिक्यूशन के अंदर हमारे प्रोसिक्यूटर्स जो कोर्ट में काम करते हैं, जैसे चार्जशीट पेश करने से पहले पुलिस की तरफ से जो उनको नोट दी जाती है कि आप इसको देखिएगा कि इसमें कोई लीगल लैकुना तो नहीं है, उसे हम दूर करें, तो वो उसको स्क्रूटनी कहा जाता है, वो उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। जो आपत्तियां उस वक्त में बताई जाती है, पुलिस उसे दूर करती है, फिर चार्जशीट के रूप में कोर्ट के अंदर आती है। इसी प्रकार से जो विटनेसेस एग्जामिन होते हैं, जो फैसले होते हैं, जो जमानत के प्रार्थना पत्र होते हैं, और जो इस तरीके के जो डे टू डे के काम होते हैं, उसे डाटा के अंदर ई प्रोसिक्यूशन के तहत फीड किया जाता है। 2023 और 2024 में राजस्थान के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है, और जैसा कि आपने बताया है, राजस्थान ई प्रोसिक्यूशन के अंदर 2023 के अंदर पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सभी अधिकारी जो अभियोजन के लिए काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत का नतीजा है कि राजस्थान सरकार को इस बात का गर्व कराने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में जब संसाधनों को और बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया चल रही है, मैं समझता हूं कि उस वक्त में जो परफॉर्मेंस होगी वो आज की तुलना में भी कहीं ज्यादा बेहतर होगी। जी, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी। और ई प्रोसिक्यूशन से एक तो बात समझ में आई कि अब जो विटनेस को दूसरी जगह जाने आने में जो दिक्कत होती थी वो अब कम होने लगेगी, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अब अवेलेबल है। हम विटनेस की जब बात कर रहे हैं तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 उसकी हम बात करना चाहेंगे, कितनी अहम है और विटनेस प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रोविजन इस स्कीम में दिए गए हैं? इससे पहले कि मैं विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पे आऊं, आपने जैसा अभी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस करवाने का काम राजस्थान में चालू हुआ है। पिछले साल हमने लगभग 4477 बयान जो है वो वीसी से हमारे प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स के द्वारा करवाए गए हैं, जो एक काफी बड़ा फिगर है। हमारा अनुमान ये है कि हम इस साल लगभग 8 से 10 हजार बयान पूरे स्टेट के अंदर करवाएं। शुरुआती तौर के ऊपर ये एक बड़ा उपलब्धिपूर्ण कार्य है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि आने वाले समय में और बहुत ही जल्दी अधिकांश गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि एक गवाह जो बयान देने के लिए 25 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक चलता है, उसका समय बचेगा, सरकार का धन बचेगा जो उसको टीएडीए के रूप में दिया जाता है, और ऊर्जा जितनी बचेगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से न केवल न्यायालयों में जो लंबे समय से मुकदमे गवाहों के नहीं आने की वजह से पेंडिंग होते हैं, उनमें जब एविडेंस तेज गति से होगी तो उनमें गति आएगी। गवाहों को ये सहूलियत हो गई है कि वो अपने नियरेस्ट जगह पर जाकर के, जो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो रूल बने हुए हैं उसके तहत में जो उनके नियरेस्ट रिमोट पॉइंट बना हुआ है, वहां जाकर के अपनी एविडेंस को डिपोज कराते हैं, तो कंसर्निंग कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। अब जहां तक आपने दूसरा जो विटनेस प्रोटेक्शन इसका बताया, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम और खासतौर से इंडियन क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम जो है वो बेसिकली विटनेस ओरिएंटेड है। ये माना गया था जब कभी संविधान बना था, जब कभी भी आपराधिक प्रक्रियाएं तय हुई थी, ये माना गया था कि भाई जो भी गवाह होंगे किसी घटनाक्रम के संबंध में, जो अपराध के संबंध में हुए हैं, वो निर्भीक होकर के न्यायालयों में साक्ष्य देंगे। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महसूस किया गया कि जो सामने वाला आरोपी पक्ष है वो येन केन प्रकारेण मामले को अपने पक्ष में करवाने के लिए, अर्थात अपने आप को रिहा बरी कराने के लिए गवाहों पे दबाव डालते हैं, धमकाते हैं। इसकी वजह से कई बड़े इंपॉर्टेंट केसेस फेल भी हो गए। तब ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए अंततः 2018 के अंदर महेंद्र चावला के जजमेंट में यह सजेस्ट किया केंद्र सरकार को कि ऐसे गवाहों के सुरक्षा के संबंध में सरकार विचार करे। इस संदर्भ में 2018 में केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाया गया। 2020 के अंदर राजस्थान के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लाई गई। अब यदि किसी गवाह को किसी प्रकार की कोई धमकी मिलती है, किसी प्रकार का दबाव होता है, तब वो उस कोर्ट के प्रोसिक्यूटर के सामने अपनी एप्लीकेशन पेश कर सकता है, या
जो जिला स्तर के ऊपर या तालुका स्तर के ऊपर जो विधिक सेवा प्राधिकरण और विधिक सेवा समिति है, उनके समक्ष अपना प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। इसमें जो कमेटी बनी है वो जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में है। उसमें सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं वो सदस्य हैं, और जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में एज मेंबर सेक्रेटरी रखा है, वो उस एप्लीकेशन पे विचार करती है। और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि ऐसे गवाह की एप्लीकेशन 5 दिन में डिसाइड हो जाए। जिस प्रकार की थ्रेट है, जिस प्रकार का सीरियस ऑफेंस है, उसको देखते हुए फिर उसी अनुसार अगर कमेटी को लगता है तो वो सुरक्षा उपलब्ध करवाती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सुरक्षा केवल उस गवाह के बयान कराने तक नहीं है। यदि ऐसा लाइफ को थ्रेट है या अन्यथा ऐसा लगता है, तब प्रकरण के निस्तारण के बाद में भी इस प्रकार की सुरक्षा दिलाने का प्रावधान रखा गया है। मैं ये समझता हूं कि इस योजना के तहत बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। और मैं ये समझता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के बाद में यदि आपके सुधी दर्शक इसको देखेंगे तो इस बात के लिए वो आश्वस्त होंगे कि सरकारों ने, न्यायपालिका ने उनकी सुरक्षा के लिए हर प्रकार के प्रयास किए हैं और प्रावधान किए हैं। बहुत ही अहम जानकारी रवि जी आपने दी है। हम दर्शकों को बता दें, ये स्कीम जिसे हिंदी में साक्षी संरक्षण स्कीम 2018 भी कहा जाता है, इस स्कीम के तहत अगर किसी गवाह को, जैसे गवाह कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, महिला हो सकती है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है वो इसमें गवाह माना गया है। और अगर गवाह को किसी तरह की धमकी मिलती है या लाइफ थ्रेटनिंग, जैसा रवि जी ने बताया है, उस तरह की कोई स्थिति होती है, तो इस स्कीम के तहत प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था की गई है। और ये आपको बता दें, 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट में भी इस प्रोटेक्शन की बात पहली बार भारत में की गई थी और 2018 में इसके लिए हमारे राजस्थान में ये स्कीम बनी है। सर, एक और बात जानना चाहेंगे हम, भारतीय विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट 2023 में आई थी, 2018 में ये रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था न्याय की चिंता को लेकर, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। कई बार जो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होता है या फिर जो भी न्यायिक प्रक्रिया में कोई खामी रहती है, तो ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, इसके प्रति हमारे दर्शक अवेयर रहें, ऐसा ना हो। पहली बात तो खुद भी अवेयर रहें कानून को लेकर, और अगर है तो इसको कैसे समझें? देखिएगा, आपराधिक न्याय प्रणाली में कई प्रकार की एजेंसियां जुड़ती हैं, तब जाकर के किसी एक मामले का अंततः माननीय न्यायालयों के स्तर पर निस्तारण होता है। जी। सबसे पहले तो पुलिस एजेंसी है जो मामले को इन्वेस्टिगेट करती है, और जब वो ये पाती है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि हमारे द्वारा जो साक्ष्य संकलित की गई है उसके अनुसार मामला प्रमाणित है, तब वो आरोप पत्र पेश करती हैं न्यायालयों में। न्यायालयों में उस मुकदमे को आगे बढ़ाने का दायित्व, जैसा कि अभी हमने चर्चा की है, अभियोजन विभाग का है, जिसका रिप्रेजेंटेशन अभियोजन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। जी। यह देखा गया है कुछ मामलों में कि बहुत ही गंभीर प्रकृति के मामलों में बहुत ही सतही प्रकार का अनुसंधान किया गया, या न्यायालय में जब मुकदमे को प्रोसिक्यूटर के द्वारा रखा गया तब उसमें कुछ कमियां और गलतियां छोड़ दी गई, जिसका अंततः जो निर्णय जो है वो दोष मुक्ति के रूप में हुआ, जो होना नहीं चाहिए था। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी था कि जब तक कोर्ट से फैसला हुआ तब तक वो अपराधी और आरोपी जो है वो कई साल जेल में रहा। जब बरी हुआ तो कोर्ट्स को कई बार ये लगता है कि अब उसके जेल के जो दिन हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ने कई मामलों के अंदर जब ये पाया कि ये एक गलत तरीके से एक्यूज्ड को फंसाया गया या और किसी प्रकार की कोई कमी रही जिसकी वजह से इसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसे ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहा, और साथ में इसकी भरपाई क्षतिपूर्ति राशि के रूप में जो कुछ भी उस केस के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित लगी वो क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई गई है। तो ये एक तरीके से कंपनसेट करने का एक तरीका है। कई बार अनजाने के अंदर भी इस तरीके की चीजें हो सकती है,
तो ये उसको कंपनसेट करने का तरीका है जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस उस एक्यूज्ड पर्सन के साथ में हुआ है। जी, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी। आपको बता दें 277वीं रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, जिसमें जिला स्तर पर विशेष अदालतों की स्थापना की प्रावधान किए गए थे। एक और जानकारी, जब विधि आयोग का जिक्र हुआ है तो हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी बताना चाहेंगे कि विधि आयोग अभी तक 23 विधि आयोग जो है वो नियुक्त किए जा चुके हैं भारत में, और अभी हाल ही में 23वें विधि आयोग की नियुक्ति हुई है। और विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश माहेश्वरी जी फिलहाल न्यायमूर्ति हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में आप न्यायाधीश थे। ये जानकारियां इसलिए दी जाती हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसीज हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उनकी बेहतर समझ आम दर्शकों को हो सके। सर, कार्यक्रम का समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे दो चीजें जानना चाहेंगे। एक तो ट्रेनिंग्स किस तरह से दी जा रही हैं प्रोसिक्यूटर्स को और जो भी इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, और दूसरा हम आपका लास्ट में मैसेज लेंगे। सर देखिएगा, जैसा कि आपने कहा है और हम सभी जानते हैं, समय बहुत तेजी से बदल रहा है जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब नए कानून आ रहे हैं, नई नई विधिक स्थितियां आ रही है, नए प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए न केवल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बल्कि सभी जगहों के ऊपर ट्रेनिंग की बहुत महती आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के रूप में मैंने और मेरे से पहले वाले अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से हम ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें सभी प्रोसिक्यूटर्स को बुलाया जाता है। इसके अलावा और जो दूसरे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो CDTI जयपुर हो, चाहे वो नेशनल जुडिशियल एकेडमी हो, चाहे स्टेट जुडिशियल एकेडमी हो, वहां पर भी जो कोर्सेज चलते हैं उसमें भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की जैसे जैसे डिमांड आती है, हम उन ऑफिसर्स को उन ट्रेनिंग्स में भेजते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बदलते सिनेरियो के साथ में टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो आज की तारीख में बहुत तेज गति से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे हमारे अभियोजन अधिकारी वाकिफ रहें और बेहतर तरीके से न्याय दिला सकें। एक मैसेज शॉर्ट हम लेना चाहेंगे, आम व्यक्ति किस तरह से प्रोसिक्यूशन को लेकर अवेयर रहे, चाहे वो गवाह बनने जा रहा है या अदालत में कोई उसका मामला है, किस तरह से वो अवेयर रहे? देखिएगा, मैं यही कह सकता हूं कि हमारा अभियोजन विभाग पीड़ित व्यक्ति का सच्चा साथी है। बिल्कुल, जस्टिस ऑफ वॉइस कहा जाता है और ये कहा जाता है कि प्रोसिक्यूटर इज वॉइस ऑफ जस्टिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभियोजन विभाग और उसके तमाम अधिकारी तमाम पीड़ितों को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ में उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए जो कुछ भी संभव है वो सब करेंगे। जी जी, बहुत ही अहम जानकारी प्रोसिक्यूशन प्रोसेस और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, इसकी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आप कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि रवि शर्मा जी ने कहा, प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन जो है वो न्याय की आवाज है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनका कोई केस अगर अदालत में पेंडिंग है, तो आप अपने जो भी न्यायालय है उसमें आप प्रोसिक्यूटर से जरूर मिलें, उनसे मिलकर आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया में आपका साथी बनकर आपका साथ दे सकते हैं। कानून की बात के माध्यम से हम यही कहेंगे, कानूनों के जानकार बनिए और कानूनों की जानकारी दूसरों के साथ साझा करिए, दूसरों की मदद भी करिए। तो आज की कानून की बात एपिसोड में बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।